नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो आधुनिक राजनीति, प्रौद्योगिकी और शासन के बिल्कुल केंद्र में है, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। सोचिए, सोशल मीडिया पर आपके लाइक्स और क्लिक्स किसी देश के चुनाव के नतीजों को कैसे बदल सकते हैं। यह घटना सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, बल्कि सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए गवर्नेंस और एथिक्स के सिद्धांतों को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी है। आज की इस चर्चा में हम इन 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देंगे। हम शुरुआत करेंगे डिजिटल दुनिया के संदर्भ को समझने से, फिर जानेंगे कि ये स्कैंडल आखिर हुआ कैसे, इसके नैतिक और कानूनी नतीजे क्या हुए, लोकतंत्र पर इसका क्या असर पड़ा, भारत के लिए इसमें क्या सबक है, और आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो जरूरी बातें हैं उन्हें समझेंगे। देखिए, आज के दौर में सोशल मीडिया और बिग डेटा ने हमारे लोकतांत्रिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल इस बदलाव का एक अहम मोड़ है। इसने पहली बार दुनिया को ये दिखाया कि कैसे लोगों के पर्सनल डेटा का इस्तेमाल राजनीतिक मकसदों के लिए इतने बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, जो सीधे सीधे हमारे गवर्नेंस के सिस्टम को चुनौती देता है। जी हाँ, ये कथन इस विषय की गंभीरता को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। ये मामला सीधे तौर पर जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और जीएस पेपर 4 में एथिक्स के सिलेबस से जुड़ता है। इसीलिए ये परीक्षा के लिए इतना जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि ये शासन की एक बुनियादी चिंता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरी कहानी के केंद्र में थी एक ब्रिटिश कंपनी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। ये एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म थी और ये फर्म 2016 के अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी, खासकर स्टीव बैनन जैसे लोगों के जरिए, जिन्होंने इस फर्म को कैंपेन के कोर ग्रुप तक पहुंचाया। अब ये समझना जरूरी है कि ये पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म्स होती क्या हैं। ये कोई पारंपरिक सलाहकार नहीं होते। ये असल में डेटा साइंटिस्ट होते हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इनका मुख्य काम डेटा के आधार पर वोटर्स के व्यवहार को समझना और फिर उसे अपने पक्ष में मोड़ना होता है। डेटा इकट्ठा करने का तरीका समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक रिसर्चर ने एक पर्सनालिटी क्विज ऐप बनाया। करीब 2,70,000 लोगों ने उसे डाउनलोड किया और अपने डेटा का एक्सेस दे दिया। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू हुआ। उस ऐप ने न सिर्फ उन यूजर्स का डेटा लिया, बल्कि उनकी इजाजत के बिना उनकी पूरी फ्रेंड लिस्ट का डेटा भी निकाल लिया, और इस तरह लगभग 8.7 करोड़ लोगों का निजी डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका तक पहुंच गया। इस सारे डेटा को इकट्ठा करने का आखिर मकसद क्या था? वो था साइकोग्राफिक प्रोफाइलिंग। अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है किसी व्यक्ति के ऑनलाइन व्यवहार, जैसे कि उसके लाइक्स, शेयर और पोस्ट्स का विश्लेषण करके उसकी एक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार करना। ये जानना कि वो क्या सोचता है, उसे किस बात से डर लगता है और कौन सी बात उसे किसी खास उम्मीदवार को वोट देने के लिए उकसा सकती है। तो इस डेटा का इस्तेमाल कैसे किया गया? इन साइकोग्राफिक प्रोफाइल्स की मदद से उन वोटर्स की पहचान की गई जो इनडिसाइसिव थे, यानी जिन्हें आसानी से मनाया जा सकता था। फिर उन्हें भावनात्मक रूप से भड़काने वाले हाइपर टारगेटेड विज्ञापन दिखाए गए। इसका मकसद अक्सर समाज में विभाजन पैदा करना या विपक्षी खेमे के वोटर्स को वोटिंग वाले दिन घर पर बिठाना था। और हाँ, ऐसा ही कुछ ब्रिटेन में ब्रेक्जिट कैंपेन के दौरान भी देखने को मिला था। चलिए, अब इस स्कैंडल के नतीजों पर आते हैं, जो हमें सीधे गवर्नेंस और एथिक्स के मूल सवालों की तरफ ले जाते हैं। जीएस पेपर 4 के लिहाज से ये सेक्शन खास तौर पर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी और नैतिक आचरण के सिद्धांतों से जुड़ा है। यहाँ पर जो मुख्य नैतिक मुद्दे सामने आते हैं वो ये हैं। पहला, इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी सूचित सहमति का खुला उल्लंघन, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि उनके डेटा का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। दूसरा, प्राइवेसी का हनन। तीसरा, वोटर्स की आज़ादी से फैसला लेने की क्षमता के साथ हेरफेर। और हाँ, ये क्लासिक केस है जहाँ कंपनी के मुनाफे के सामने कॉर्पोरेट एथिक्स को ताक पर रख दिया गया। इस पूरे मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं, $5 बिलियन। ये अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन यानी एफटीसी द्वारा फेसबुक पर लगाया गया एक रिकॉर्ड तोड़ जुर्माना था। ये कॉर्पोरेट जवाबदेही के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। जैसे ही ये स्कैंडल सामने आया, घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। मार्च 2018 में खबर बाहर आई। इसके बाद मार्क ज़करबर्ग को अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही देनी पड़ी। कैम्ब्रिज एनालिटिका को अपना कामकाज बंद करना पड़ा और फिर एफटीसी ने वो भारी जुर्माना लगाया।
लेकिन सबसे बड़ा और दूरगामी असर ये हुआ कि इसने दुनिया भर में डेटा प्रोटेक्शन के लिए मजबूत कानूनों की मांग को तेज कर दिया, जैसे कि यूरोप का GDPR कानून। ये मामला सिर्फ एक कंपनी या एक चुनाव तक सीमित नहीं है। ये मुद्दा हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बुनियाद पर ही सवाल खड़े करता है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ता है। और यहीं से डेटा का शस्त्रीकरण या वेपनाइजेशन ऑफ डेटा का कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसका सीधा सा मतलब है लोगों के निजी जानकारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ताकि पब्लिक ओपिनियन को बदला जा सके और चुनावों को प्रभावित किया जा सके। इस स्कैंडल ने ये साफ कर दिया कि आज के दौर में लोकतंत्र बाहरी और अंदरूनी हेरफेर के लिए कितना ज्यादा संवेदनशील हो गया है। और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका असर वैश्विक था, ग्लोबल था। इसने दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थानों में लोगों के भरोसे को कम किया और ये सवाल खड़ा किया कि क्या इस डिजिटल युग में हमारे चुनाव वाकई में स्वतंत्र और निष्पक्ष रह सकते हैं। तो अब इस पूरी वैश्विक केस स्टडी को भारत के संदर्भ में देखते हैं। हमारे जैसे विशाल और विविध लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं, क्या सबक हैं, ये GS पेपर 2 के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत के लिए इस स्कैंडल ने कई ज़रूरी बहसों को जन्म दिया। इसने एक मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानून की तत्काल ज़रूरत को उजागर किया, जिसका नतीजा हमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के रूप में मिला। इस कानून का मकसद नागरिकों को उनके डेटा पर अधिकार देना है। इसके अलावा ये स्कैंडल सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट किया जाए और डिजिटल युग में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका क्या हो, इस पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा को परीक्षा के दृष्टिकोण से समेटते हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको क्या-क्या जानने की ज़रूरत है? प्रीलिम्स के लिए इन मुख्य शब्दों को अच्छे से समझ लीजिए। कैम्ब्रिज एनालिटिका, साइकोग्राफिक प्रोफाइलिंग, माइक्रो टारगेटिंग और सर्विलांस कैपिटलिज्म, जिसका मतलब है मुनाफे के लिए लोगों के निजी डेटा को जमा करने और बेचने पर आधारित एक इकोनॉमिक मॉडल। मेंस के लिए इन सवालों पर जरूर गौर करें। GS4 के प्रश्न का उत्तर देते समय सूचित सहमति और मतदाता स्वायत्तता जैसे नैतिक सिद्धांतों पर ध्यान दें, और GS2 के सवालों के लिए संवैधानिक प्रावधानों, कानूनी ढांचे और संस्थागत भूमिकाओं के आधार पर अपना विश्लेषण करें। और इंटरव्यू के लिए इस तरह की नैतिक दुविधा के लिए तैयार रहें। ये सवाल आपकी प्रैक्टिकल निर्णय लेने की क्षमता और नैतिक सिद्धांतों की समझ को परखेगा। आपका जवाब हमेशा संतुलित, कानून के दायरे में और सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार है। आगे का रास्ता टेक्नोलॉजी के नैतिक इस्तेमाल, मजबूत रेगुलेटरी संस्थानों के निर्माण और सबसे जरूरी एक सूचित और जागरूक नागरिक समाज के निर्माण में ही निहित है। मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ आपके निबंधों और इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है, बल्कि एक नागरिक के तौर पर हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।